चलो, तो इस हेडिंग का नाम देना स्टार डाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू फिस्कल पॉलिसी। तो मोटा मोटा आपने ये तो पढ़ लिया था कि फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, है ना, वो इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम करते हैं। तो अब हमें कुछ और बस आज इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी है इसकी, कि फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसका लिमिटेशन क्या है, बस। तो फिर कहानी मतलब खत्म हो जाएगी। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखते हैं कुछ। तो सबसे पहला है बजट एज टूल ऑफ या एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इसमें आप बजट वर्ड को ब्लॉक बना लेना, बजट एज टूल ऑफ या इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो ये बेसिकली टॉपिक छोटा सा जो पॉइंट आपके पुराने यूनिट और इस यूनिट को जोड़ रहे हैं। अब बजट तो आपने पुराने यूनिट में पढ़ लिया था, बजट सरकार का बजट होता है। तो सरकार का जब आपको बजट पढ़ाया था, तो अगर आपको याद हो, इसमें आपको 3 तरह के बजट बताए थे कि सरकार के बजट हो सकते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? बैलेंस्ड बजट, दूसरा सरप्लस बजट, और तीसरा डेफिसिट बजट। तो लिख लो पहले आप तीनों के नाम, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। अब बैलेंस बजट का आपको मतलब भी पता है, मतलब शॉर्ट में लिख लेते हैं। बताओ बैलेंस बजट क्या था? टोटल रिसिप्ट्स और टोटल एक्सपेंडिचर सरकार के बराबर है, लगभग लगभग, है ना। तो बैलेंस बजट कह रहे हैं। सरप्लस बजट, टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर से, हाँ वो कम है, तो आपने कह दिया सरप्लस बजट। और डेफिसिट बजट, टोटल रिसिप्ट कम है और खर्चा ज़्यादा है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है सबको, है ना। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इसको सरकार फिस्कल पॉलिसी की तरह कैसे यूज़ कर रही है, कैसे मतलब हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यूज़ हो रहा है। तो मैं आपको पहले डेफिसिट बजट से समझाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। डेफिसिट बजट में आपने अभी भी खुद बोला अपने मुंह से कि इसका मतलब क्या है कि खर्चा ज़्यादा है। तो अब आप पुरानी आज की बड़ी बातों पर मतलब गौर करो कि अगर सरकार का खर्चा ज़्यादा है, आप कह रहे हो सरकार का एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो जब सरकार ज़्यादा खर्चे करती है तो इससे इकोनॉमी में क्या होगा बताओ? डिमांड बढ़ेगी, समझ गए? क्योंकि जब सरकार ज़्यादा खर्चा करती है, ज़्यादा सड़क बना रही है, ज़्यादा ब्रिज बना रही है, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, तो इससे इकोनॉमी में डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। तो बस ये लिखना है आपको कि डेफिसिट बजट जो है वो ये डिनोट कर रहा है कहीं ना कहीं, या उससे हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। बस तो ये सिंपल बना लो आप इसके आगे कि डेफिसिट बजट जो है उसके आगे बस हाथ का निशान बनाकर ये दिखा दो कि इसका मतलब ये है कि इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है या बढ़ेगी। अच्छा, अब सरप्लस बजट का खुद इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं। सरप्लस बजट का मतलब है खर्चा क्या है? कम है। तो अगर सरकार खर्चा कम कर रही है इकोनॉमी में, तो इससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कम रहेगी या कम हो जाएगी। तो उसमें आप वो बना लो, है ना। और तीसरे में तो बैलेंस बजट लिखा है, तो इसमें क्या लिखूं? ना तो खर्चा कम है ना ज़्यादा, तो अब क्या होगा? हाँ, तो इसमें लिख लो नो इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड एज सच, क्योंकि इसमें हम कह सकते हैं कि इस बजट से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा डिमांड पर। सरकार की रिसिप्ट भी वही है, खर्चा भी वही है, तो इससे डिमांड पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इन्हीं बातों को एमसीक्यू क्वेश्चन में किसी और तरह से भी रूपांतर किया जा सकता है, तो वो भी लिखवा दूँ येलो कलर में। बैलेंस बजट का मतलब होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में लीकेजेस और इंजेक्शंस क्या हैं? बराबर। अब वो कैसे लिंक बना, पहले सुन लेना, ऐसे नहीं रट्टे मार रहे। सरकार की रिसिप्ट में क्या एग्जांपल होता है? टैक्स। और टैक्स आप याद करो, आपको जब सर्कुलर फ्लो पढ़ाया था, टैक्स को क्या बोलते हो? इंजेक्शन या लीकेज? लीकेज, है ना। अच्छा, सरकार के खर्चे, उसमें क्या एग्जांपल हो सकता है? सब्सिडी। और सब्सिडी को क्या बताया था? इंजेक्शन। तो अब आप देखो, आपने एक इक्वेशन लिख रखी है कि सरकार के रिसिप्ट और सरकार के खर्चे बराबर है। तो इसी बात को अगर मैं कहूँ कि सरकार के खर्चे मतलब सब्सिडी और सरकार के रिसिप्ट मतलब टैक्स, वो बराबर है, ऐसी मन में मान लो। और उसी बात को ऐसे कह दो कि सरकार का एक तरह से इसका मतलब लीकेज और इंजेक्शन बराबर है, तो बात बराबर हो गई। समझ आ रहा है लिंक की क्यों लिख रहे हैं? तो हम लिखें, समझ गए। तो कभी कभी एमसीक्यू में आपको बैलेंस बजट को वो इस तरह से भी दे सकता है कि लीकेज और इंजेक्शन बराबर है, कि लीकेज और इंजेक्शन बराबर है। अब दूसरे वाले में बताओ क्या लिखेंगे? लीकेजेस ज़्यादा है और इंजेक्शन कम है। और तीसरे वाले में लीकेजेस कम है और इंजेक्शन ज़्यादा है। तो ये भी मतलब बात बजट की शब्दों की ही बन गई। तो बैलेंस बजट मतलब लीकेज और इंजेक्शन बराबर, सरप्लस बजट मतलब लीकेज ज़्यादा, डेफिसिट बजट मतलब लीकेज कम। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ये पहला इंपॉर्टेंट मतलब इसमें पॉइंट था, बजट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट, फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ।
फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें आप लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ को ब्लॉक कर लेना। तो फिस्कल पॉलिसी का आपसे अगर पूछा जाए कि फिस्कल पॉलिसी जो सरकार की आपने पढ़ी अभी तक, उसका देश के इकोनॉमिक ग्रोथ पर लंबे समय पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है ना? तो ये बात तो मतलब ट्रू ही है कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो लॉन्ग रन में इकोनॉमिक ग्रोथ पे प्रभाव डालेगी। तो हम इसके कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स लिख लेते हैं, कुछ जो ये प्रूफ करेगी बातें कि भाई देखो हाँ ये बातें प्रभाव डालती हैं। तो पहला एरो डाल के आप लिख लो कि फिस्कल पॉलिसीज सच एज दोज इन्वॉल्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर, fiscal policies such as those involving infrastructure spending generally have positive supply side effects, generally have positive supply side effects। इसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईलाइट कर लेना और पॉजिटिव सप्लाई साइड को ब्लॉक बना लेना, ये पॉजिटिव सप्लाई साइड इफेक्ट्स को ब्लॉक बना लेना। तो देखो ये एक छोटा सा एग्जांपल ये देने के लिए समझाया कि अगर सरकार खर्चा करती है ना, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करती है, तो इससे जो साइड इफेक्ट पड़ेगा वो पॉजिटिव सप्लाई साइड का इफेक्ट पड़ेगा। अब सप्लाई साइड कौन सी होगी, थोड़ा सा समझा रहे हैं। सप्लाई साइड कौन सी होगी, किसके एंगल से? प्रोड्यूसर। हाँ, अब आप ऐसे सोचो कि किसी इलाके में, किसी जगह पर सरकार ने बहुत अच्छी सड़कें बना दी, वहाँ पर 24 घंटे बिजली आती है। तो अगर ऐसा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया और आप अपने आप को प्रोड्यूसर समझो कि आप एक प्रोड्यूसर हो, आप एक फैक्ट्री के मालिक हो, तो आप ऐसी जगह पर फैक्ट्री लगाने का सोचोगे और या नहीं सोचेंगे? नाउ यू विल बी बिकम मोर हैप्पियर, मोर इंसेंटिव आपको मिलेगा इन्वेस्ट करने का। तो इस बात को कहते हैं कि पॉजिटिव सप्लाई साइड इफेक्ट, यानी कि जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करेगी तो प्रोड्यूसर्स खुश हो जाएंगे, कहेंगे अरे वाह ये तो अच्छी बात है, अब हम और इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे मतलब इसको बोलते हैं पॉजिटिव सप्लाई साइड इफेक्ट कि प्रोड्यूसर खुश हो गया। समझ गए बात? एक और एग्जाम्पल सेकेंड है, गवर्नमेंट provisions for public goods such as education, healthcare, nutrition, etc. provide momentum for long run economic growth, provide momentum for long run economic growth। इसमें आप पब्लिक गुड्स को हाईलाइट कर लेना और लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ को अंडरलाइन कर लो। तो गवर्नमेंट प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा प्रोवाइड मोमेंटम फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये भी एक सिंपल पॉइंट है कि सरकार जितना ज़्यादा पब्लिक गुड्स बनाती है ना, अच्छी शिक्षा, अच्छी सेहत, अच्छा खाना, अगर सरकार की पब्लिक गुड्स अच्छे से प्रोवाइड करेगी तो इससे लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ देश की होगी, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये भी एक एग्जाम्पल बन गया। एक और लिख सकते हो आप नेक्स्ट टाइम डाल के, टैक्स एंड स्पेंडिंग पॉलिसीज, tax and spending policies can be effectively used to correct market failures resulting from externalities तो ये भी एक मतलब जनरल पॉइंट है कि सरकार अपने टैक्स, इसको अंडरलाइन कर लो, या स्पेंडिंग, खर्चे की पॉलिसीज को अगर इफेक्टिवली यूज करे तो उससे मार्केट फेलियर्स को करेक्ट कर सकती है। मार्केट फेलियर्स मतलब जो आपने ऐसी पढ़ा कि मान लो मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई तो सरकार फिर टैक्स बढ़ा देगी, खर्चा कम कर देगी, है ना। या उल्टा हो गया, अगर मार्केट में मान लो डिमांड बहुत कम हो गई तो सरकार टैक्स कम कर देगी, खर्चे बढ़ा देगी। तो ये भी पॉइंट मतलब ये बता रहा है कि सरकार अपनी टैक्स की और खर्चे की पॉलिसीज को इफेक्टिवली यूज करके मार्केट फेलियर्स को करेक्ट कर सकती है। तो मतलब ये सारे वो एग्जांपल्स हैं जो ये बताना चाहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी किसी भी देश की लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करती है ना। तो ये हर पॉइंट एग्जाम्पल था बेसिकली। इसी तरह थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिस्कल पॉलिसी फॉर, फिस्कल पॉलिसी को सरकार और क्यों यूज करती है, एक पॉइंट देखो, फॉर के बाद लिखते हैं बड़ा बड़ा, रिड्यूसिंग क्या, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। अमीर गरीब का जो भेदभाव है या अमीर गरीब के बीच में जो इनकम का भेदभाव है, इनइक्वालिटी है कि अमीर तो बहुत अमीर हो रहा है, गरीब बेचारा बहुत गरीब ही रह रहा है, तो फिस्कल पॉलिसी उसमें भी काम आती है, उस अमीर गरीब के भेदभाव को कम करने में भी काम आती है फिस्कल पॉलिसी, है ना। तो जैसे दो मेन हथकंडे बताओ सरकार की फिस्कल पॉलिसी में क्या हो सकते हैं, ये आपने पहले पढ़ा है तो इसलिए मैंने आपसे पूछ रहा हूँ। जिससे आपको लगता हो, ये आपको तब सिखाया था जब रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी समझाया था, कैसे इनइक्वालिटी कम करती है सरकार, बताओ। टैक्सेस किस पर ज़्यादा लगाएगी, अमीर पर, याद आ गया पॉइंट, हाँ अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाएगी, बिल्कुल सही। इसको बोलते थे, लिख लो फर्स्ट डाल के, प्रोग्रेसिव, हाँ प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स सिस्टम,
यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो है उसको प्रोग्रेसिव कर रख दिया सरकार ने कि जो जितनी ज़्यादा इनकम कमाएगा उस पर उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा। प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स सिस्टम, याद आ गया प्रोग्रेसिव, कि भाई आपकी इनकम जितनी बढ़ती रहेगी सरकार उतना ज़्यादा टैक्स भी लेती रहेगी, तो अमीर लोगों पर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम फॉलो कर दिया। दूसरा लिख सकते हैं डिफरेंशियल इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, और इनडायरेक्ट टैक्स में टर्म है डिफरेंशियल इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। तो इसमें आप एग्जांपल लिख लो अपने समझने के लिए। डिफरेंशियल इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम मतलब बताओ कि भाई मान लो जैसे आप तो बहुत अमीर हो, तो आप तो लग्जरी गुड्स कंज्यूम करोगे, है ना? आप कौन से गुड्स खरीदोगे बाजार जाके? लग्जरी गुड्स। तो सरकार क्या करती है कि लग्जरी गुड्स पर अलग टैक्स लेगी 28%। लेकिन मान लो आप बहुत गरीब हो, तो आप कौन से गुड्स खरीदोगे? आपको तो नमक खरीदना है ना, खाना खाने के लिए, तो सरकार आपसे कितना टैक्स लेगी? और ना के बराबर या 0%। तो मैं ऐसे एग्जांपल लिख रहा हूँ। तो इस सिस्टम को कह दिया इनडायरेक्ट सिस्टम को, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को डिफरेंशियल इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, कि अलग अलग अमीरों के प्रोडक्ट्स पर अलग टैक्स, गरीबों के प्रोडक्ट पर मतलब नो टैक्स या बहुत कम टैक्स। तो इस सिस्टम को कह दिया डिफरेंशियल इनडायरेक्ट टैक्स। तो समझ आ गया शब्द का मतलब, डिफरेंशियल इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। बाकी तीसरे एरो में तो बस लिख लो कि भाई अदर मेजर्स, कुछ और भी मेजर्स कर सकती है सरकार, डॉट डाल के नाम लिख लेते हैं कि भाई क्या, जैसे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, गरीबी हटाओ, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, या फिर फ्री और सब्सिडाइज्ड मेडिकल केयर, कॉमा एजुकेशन, कॉमा हाउसिंग एक्सेट्रा, कि भाई आपको दवाइयाँ फ्री मिलेंगी, आपको रहने के लिए घर सस्ते मिलेंगे, आपके बच्चों को 5वीं कक्षा तक शिक्षा फ्री मिलेगी, मुफ्त मिलेगी। तो मतलब गरीबों के लिए इस तरह की सब्सिडियाँ देना, ये सब चीज़ें हो गई। या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अदर मेजर्स में, तो एक और लिख लेते हैं चाहे वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, गरीबों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रोवाइड कर दी कि भाई ओल्ड एज पेंशन दे देंगे आपको, लिख सकते हो ब्रैकेट में एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन, है ना, एटसेट्रा। तो इस तरह से मतलब बेसिकली एटसेट्रा एटसेट्रा और भी बहुत कुछ कर सकती है सरकार जिसमें गरीबों की भलाई हो जाए, और अमीरों पर तो टैक्स लगाएगी, वो तो आपने पढ़ ही लिया। तो सिंपल मतलब ये है कि इनइक्वालिटी को कम करने के लिए सरकार अमीरों पर तो ज़्यादा टैक्स लगाएगी और गरीबों के लिए बेसिकली अलग अलग पॉलिसियाँ लेकर आ सकती है जिनसे उनको भला हो। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, फ्री दवाइयाँ, फ्री घर, फ्री शिक्षा, इसके अलावा ओल्ड एज पेंशंस, है ना, एटसेट्रा। तो समझ आया पॉइंट? तो कितने हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट? 3। इसके बाद चौथा, सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखना है लिमिटेशंस, यानी नंबर 4 है लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में कमियां, जैसे हर इंसान में कमी है उसी प्रकार फिस्कल पॉलिसी में भी कमी है, खामियां हैं, लिमिटेशंस हैं। तो लिखे लिमिटेशंस, तो लिखो सबसे पहला नंबर 1 लिखना डिफरेंट लैग्स, और इसको डैश डाल लेना। सबसे पहली लिमिटेशन तो है कि इसमें बहुत सारे लैग हैं। लैग किसे बोलते हैं? लैग, लूप होल्स कह सकते हैं, या मतलब रुकावट, या मतलब ढीलापन, कुछ भी लैग, है ना। तो इसमें कुछ लैग्स हैं, तो 4 लैग्स बताए जाते हैं मेनली। तो हम लिखते हैं ए को बोलते हैं रिकॉग्निशन लैग, 3 लाइन छोड़ के बी डिसीजन लैग, 3 लाइन छोड़ के सी इम्प्लीमेंटेशन लैग, और 3 लाइन छोड़ के डी इम्पैक्ट लैग। तो 4 तरह के लैग्स होते हैं, रिकॉग्निशन लैग, डिसीजन लैग, इम्प्लीमेंटेशन लैग, और चौथा इम्पैक्ट प्रभाव लैग। तो 4 तरह के लैग्स होते हैं। पहली कमी है डिफरेंट लैग्स। अब ये क्या है वो बता देता हूँ, छोटे बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं। तो रिकॉग्निशन लैग क्या है? तो इसमें लिख लो देयर इज डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग एक्यूरेट एंड टाइमली डेटा। तो इसका मतलब यह कि आपको डेटा सही और सही समय पर कलेक्ट करने में डिफिकल्टी होगी, इसको रिकॉग्निशन लैग बोलते हैं। तो देयर इज डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग एक्यूरेट एंड टाइमली डेटा, मतलब सटीक और समय पर आपको डेटा नहीं मिल पाएगा। और सरकार को फिस्कल पॉलिसी बनाने के लिए डेटा तो चाहिए ना भाई, कि कितने अमीर लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं। अभी डेटा ही पता चल रहा है कि महीनों बाद पता चल रहा है, तो दिक्कत होगी। तो ये मतलब है, तो डेटा को बस डेटा वर्ड याद रखना कि डेटा अगर समय पे नहीं मिल रहा है, एक्यूरेट नहीं मिल रहा है, तो वो है रिकॉग्निशन लैग। अच्छा, डिसीजन लैग ये क्या है? डैश डाल के लिख लो। इसमें कीवर्ड है डिलेज, देरियां हो जाती हैं, देरी। डिलेज आर लाइकली टू अकर, डिलेज आर लाइकली टू अकर टू मेक डिसीजन ऑन द मोस्ट appropriate policy, on the most
एप्रोप्रिएट पॉलिसी, इसका मतलब है कि भाई जो पॉलिसी आपने बनाई उस पर डिसीजन लेने में कुछ देरी हो जाएगी, डिले हो जाएगा, तो डिसीजन लैग। तो समझ आया डिसीजन लैग, कि जो पॉलिसी आपने सोची उस पर डिसीजन लेने में कुछ डिले हो गया, तो डिले मतलब डिसीजन लैग। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन लैग, इसमें लिख लेना। इवन व्हेन appropriate policy, even when appropriate policy measures are decided on, comma, there are possible delays in bringing in legislation, and implementing them, तो इसको बोल दिया इम्प्लीमेंटेशन लैग। तो ये क्या है इम्प्लीमेंटेशन लैग, वो बता देता हूँ कि भाई इंप्लीमेंट होने में देरी हो रही है। पहले तो था डिसीजन लेने में देरी हो रही है, अब इसमें किस चीज़ में देरी हो रही है, इंप्लीमेंट करने में देरी हो रही है। कि डिसीजन तो ले लिया, देखो इवन व्हेन एप्रोप्रिएट पॉलिसी मेजर्स आर डिसाइडेड देयर आर पॉसिबल डिलेज इन ब्रिंगिंग इन लेजिस्लेशन, मतलब कानून के बनाने में, और उनको इंप्लीमेंट करने में देरी हो रही है, तो इसलिए नाम पड़ गया इंप्लीमेंटेशन लैग, कि कानून बनाने में और उसको इंप्लीमेंट करने में देरी हो रही है। पॉलिसी डिसाइड तो हो गई। और इम्पैक्ट लैग, चौथा डी, अब एक बार खुद दिमाग लगाओ, आखिरी इम्पैक्ट लैग क्या, हाँ इंप्लीमेंट तो हो गई पॉलिसी, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ने पे, जो चाह रही थी सरकार भी, मैं तो चाह रहा था आपकी डिमांड कम हो जाए, लेकिन आपकी डिमांड कम होने में ही मान लो 6 साल लग गए या 6 महीने लग गए वोटेवर, तो इसका मतलब है कि प्रभाव पड़ने पर जो समय लग रहा है, प्रभाव उतना नहीं पड़ा, तो इसको बोल दिया इम्पैक्ट लैग। तो इसमें लिख लेते हैं इट अकर्स व्हेन द आउटकम्स ऑफ अ पॉलिसी आर नॉट विजिबल इन सम टाइम, कि मतलब कुछ समय भी हो गया और परिणाम नतीजे नजर नहीं आ रहे, है ना। तो जैसे आपके साथ भी होता है, 2 दिन पढ़ाई तो कर ली, लेकिन आप सोचते हो कि कोई नतीजा नहीं आ रहा, है ना। तो ये हो गया इम्पैक्ट लैग। इट अकर्स व्हेन द आउटकम्स ऑफ अ पॉलिसी आर नॉट विजिबल इन सम टाइम। तो समझ आ गया, मतलब बेसिक मीनिंग है लैग्स के। तो ये तो था पहला लिमिटेशन, नंबर 1 डिफरेंट लैग्स। नंबर 2 दूसरा लिमिटेशन लिख लो। इट इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट टू रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स on various items. It is practically difficult to reduce government spendings on various items. मतलब कि ये बहुत मुश्किल है वैसे कि सरकार अपने कुछ खर्चे कम कर दे, क्योंकि सरकार के कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कम नहीं हो सकते। अब सरकार सड़क बनाना तो ना रोक दे, या सरकार गरीबों को अगर मदद कर रही है वो तो ना रोक दे, तो प्रैक्टिकली ये बहुत डिफिकल्ट होता है। हमने थ्योरी में तो लिख दिया कि खर्चा कम कर दो, डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन बहुत से खर्चे सरकार कम नहीं कर सकती, ये मतलब है लिमिटेशन है वैसे। इसी तरह नंबर 3 लिमिटेशन, पब्लिक वर्क्स cannot be adjusted easily along with movements of trade cycles. तो इसमें जैसे एक एग्जांपल लिख सकते हो ऐसे ही समझने के लिए। तो मान लो जैसे सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, कि सरकार को एक बहुत बड़ा हाईवे बनाना है, बहुत लंबा, ठीक है, बहुत लंबा हाईवे बनाना है। अब इन प्रोजेक्ट्स में कई बार प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इनका जेस्टेशन पीरियड बहुत बड़ा होता है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। अब ट्रेड साइकिल किसे बोलते हैं, पहले तो ये बताया था। ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल पढ़ा था ना आपने, ये ट्रेड साइकिल की मतलब उतार चढ़ाव, सिंपल भाषा में। तो भाई उतार चढ़ाव, अब सरकार अगर ये सोचे कि हम उतार चढ़ाव के हिसाब से ही अपने हाईवे के प्रोजेक्ट को मतलब बनाएंगे या करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत लॉन्ग होता है। लॉन्ग का मतलब है कि इसमें बहुत टाइम लगता है। मान लो किसी लंबे बड़े हाईवे को बनाने में लेट से 3 साल लग रहे हैं, तो 3 साल तक तो ट्रेड साइकिल ऊपर नीचे होती रहेगी, कभी अच्छा दौर आएगा कभी बुरा दौर आएगा। तो सरकार ये थोड़ी ना सोचेगी कि जब अच्छा दौर है तब हाईवे बनाएंगे, जब खराब दौर हो तो हाईवे बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो पब्लिक वर्क्स जो होते हैं, मतलब जो जनता के लिए निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, पब्लिक वर्क्स कैन नॉट बी एडजस्टेड इजीली अलॉन्ग विद ट्रेड साइकिल्स। तो ट्रेड साइकिल कुछ भी चलती रहे, सरकार को तो सड़क बनानी पड़ेगी ना, तो ये मतलब हो गया। समझ आ गया पॉइंट, कि भाई पब्लिक वर्क्स को हम एडजस्ट नहीं कर सकते ट्रेड साइकिल्स की मूवमेंट के हिसाब से। इसी तरह चौथा लिमिटेशन, ये कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने दिया था, तो इसमें लिखते हैं सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट्स are of the opinion that certain fiscal measures will cause disincentives को highlight कर लेना। Supply side economists are of the opinion that certain fiscal measures will cause disincentive। तो इसका मतलब समझा देता हूँ।
कि डिसइंसेंटिव का क्या मतलब है या इस कहानी का क्या मतलब है, क्या लिमिटेशन है। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा फिजिकल मेजर लिख रहा हूँ, आपने भी पढ़ा भी था। मान लो सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया कि अब जो भी आदमी प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगा उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, ठीक है, फिजिकल मेजर है। अब अगर सरकार ने प्रॉफिट पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो ये न्यूज़ ये सुनते ही जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, या आप अपने आप को इन्वेस्टर या प्रोड्यूसर समझो, आप खुश होंगे कि दुखी? दुखी होंगे, क्योंकि आप पर टैक्स ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। तो अब आप ऐसे में और इन्वेस्ट करने का सोचोगे और बिजनेस बढ़ाने का सोचोगे कि थोड़ा सा निराश हो जाओगे, निराश हो जाओगे। तो बस इसी निराशा के बादल को डिसइंसेंटिव कहते हैं। तो डिसइंसेंटिव का मतलब है कि अब प्रोड्यूसर या इन्वेस्टर इकोनॉमी में निराश हो जाएगा। मुकेश अंबानी जी नाराज हो गए, कह रहे ठीक है लगा लो टैक्स टैक्स, मैं तो जा रहा हूँ सिंगापुर में। तो इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर निराश हो गया, तो इसको डिसइंसेंटिव बोल देते हैं। उसके बाद एक लिमिटेशन और लिख लेते हैं, नंबर 5, इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरिंग्स। अब मान लो सरकार ने अपनी बोरिंग्स बढ़ा ली, ये भी हमने लिखा था ना पॉइंट, बोरिंग बढ़ा लो, है ना, तो डिमांड कम हो जाएगी। तो आपने तो डिमांड कम करने के लिए बोरिंग बढ़वा दी, लेकिन इससे क्या होगा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरिंग्स, तो क्या बढ़ जाएगा, इससे विल क्रिएट परपेचुअल बर्डन ऑफ डेट ऑन फ्यूचर। तो बोरोइंग के बढ़ाने से सरकार पर क्या बढ़ जाएगा, बोझ, उधारी का बोझ बढ़ जाएगा आने वाले भविष्य के लिए। तो इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग्स विल क्रिएट परपेचुअल बर्डन ऑफ डेट ऑन फ्यूचर, कि भाई भविष्य में जो है सरकार पर बोझ बढ़ जाएगा। तो ये भी एक लिमिटेशन है फिजिकल पॉलिसी का कि भाई बोरो तो कर लिया सरकार ने फिजिकल पॉलिसी के चक्कर में, लेकिन उससे फिर भविष्य का बोझ बढ़ जाएगा, तो इसको बोल दिया बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। तो समझ आ गया लिमिटेशन। तो ये 5 लिमिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेनली लैग वाला पूछ लेता है एग्जाम में। तो क्लियर हो गया लिमिटेशंस। चलो इसके बाद बस लास्ट पॉइंट और है, फिर फिनिश, नंबर 5। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने इतनी फिजिकल पॉलिसी पढ़ ली, तो इतनी सारी फिजिकल पॉलिसी पढ़ने के बाद एक पॉइंट समझाना जरूरी होता है, इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट। तो क्राउडिंग आउट कौन बच्चा जानता है, किसे कहते हैं? चलो तो पहले लिखते हैं, जो लाइन लिखते हैं फिर समझाता हूँ क्राउडिंग आउट किसे कहते हैं। तो इसमें लिखना इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग रिसेशंस, ड्यूरिंग रिसेशंस को ब्लॉक कर लेना। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग रिसेशंस विल क्राउड आउट, विल क्राउड आउट, क्राउड आउट को इन्वर्टेड कॉमास कर लो, विल क्राउड आउट प्राइवेट स्पेंडिंग इन इकोनॉमी, प्राइवेट स्पेंडिंग इन इकोनॉमी, फुल स्टॉप, सेकेंड एरो डाल के। इन अदर वर्ड्स, when spending by government in an economy replaces private spendings, comma, the latter is said to be crowded out, the latter is said to be crowded out, full stop। पर next arrow में as a result, comma, the effectiveness of expansionary fiscal policy, as a result, the effectiveness of expansionary fiscal policy in stimulating aggregate demand, in stimulating aggregate demand will be diminished to a great extent, will be diminished to a great extent, ब्रैकेट में लिख लेना, may possibly reduce economy's prospects of long term economic growth, bracket close, long term economic growth। एक स्टार पॉइंट और लिख लेना इसमें, however during deep recessions, comma, crowding out is less likely to happen as private investments are already minimal, ठीक है। तो पहले आप लिख लो फिर समझाता हूँ। चलो लिख लिया पूरा, लिख लो। चलो तो अब देखो ये जो अंग्रेजियाँ ऊपर आपने लिखी हैं तो इसकी शुरुआत क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो पहले आप एक रिसेशन का दौर अपने मन में सोचो, रिसेशन का दौर सोचने में क्या सोच रहे हो बताओ, रिसेशन
को मन में सोचने के समय आपके मन में क्या विजुअलाइजेशन चल रही है? क्या है? डिमांड कम है, प्राइसेस कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है, मतलब सब कुछ ही कम है, ऐसा मन में सोच लो आप रिसेशन, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए सरकार क्या सोचती है? सरकार सोचती है कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, अपने खर्चे क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, यही है ना भाई। अब होता यह है कि सरकार को तो मजबूरन रिसेशन को ठीक करने के लिए अपने खर्चे बढ़ाने, राइट भाई, इतना क्लियर है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर वाला है वो रिसेशन के दौर में वो भी खर्चा ज़्यादा करेगा कि कम करेगा? वो तो कम करेगा, उसे तो डर लगेगा, उसे तो लगेगा कि यार अरे अभी तो रिसेशन चल रहा है। मान लो कोविड का टाइम याद करो आप, कोविड के टाइम पे कोई भी दुकानदार नया निवेश करता कि चलो दुकान में नया फर्नीचर लगाते हैं, नया सामान लगाएंगे, नहीं सोचेगा ना। तो प्राइवेट सेक्टर वाला तो अपने खर्चे क्या करेगा, और कम करेगा। तो धीरे धीरे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है अगर डीप रिसेशन चल रहा है या मान लो रिसेशन चल रहा है, कि सरकार तो अपने खर्चे बढ़ाना शुरू करती है इकोनॉमी के अंदर, प्राइवेट सेक्टर वाला अपने कम करके हटना शुरू कर देता है। तो इस प्राइवेट सेक्टर वाले के हटने को कहते हैं क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब हो गया कि भीड़ में से बाहर निकलना। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है ना। और गवर्नमेंट जो है उसके खर्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर के खर्चे को कम होने को क्या टर्मिनोलॉजी दे दी, क्राउडिंग आउट। बस ये मतलब, बाकी तो अंग्रेजी लिखी हुई है, तो यही बातें लिखी है, देखो पढ़ लो कि रिसेशन के दौरान सरकार अपने खर्चे बढ़ा देती है जिससे प्राइवेट खर्चे क्राउड आउट हो जाते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में कि प्राइवेट खर्चे जो हैं वो एक तरह से कम हो जाते हैं, तो सरकार प्राइवेट खर्चों को, प्राइवेट स्पेंडिंग को रिप्लेस कर देती है, विच इज नोन एज क्राउडिंग आउट। लेकिन हाँ, इसकी वजह से देखो जो इफेक्टिवनेस है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की, अब सरकार तो सोच रही है कि भाई हम खर्चे बढ़ा रहे हैं, है ना, हम तो खर्चे बढ़ा रहे हैं। खर्चे बढ़ाने को क्या कहते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो सरकार तो सोच रही है इससे ठीक हो जाएगा सब, लेकिन ठीक होता नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि प्राइवेट वाला तो भाग रहा है। तो ये लिखा है कि एज अ रिजल्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इन स्टिमुलेटिंग एग्रीगेट डिमांड विल बी डिमिनिश्ड टू ग्रेट एक्सटेंट और पॉसिबली मे रिड्यूस द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सरकार तो सोच रही है कि हम अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाला तो खर्चे कम कर रहे हैं और वो तो बाहर जा रहा है धीरे धीरे। तो उस वजह से उल्टा इकोनॉमी हो सकता है नुकसान में पहुंच जाए, ये मतलब है। तो समझ आ गया पूरी अंग्रेजी का कंटेक्स्ट क्या है, क्राउडिंग आउट, कि प्राइवेट सेक्टर वाला बाहर जा रहा है। बाकी स्टार पॉइंट में ये लिखा है कि अगर डीप रिसेशन है, कभी मान लो बहुत गहरे संकट के बादल हैं, तो कह रहा है फिर वहाँ क्राउडिंग आउट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, या लेस लाइकली टू हैपन, क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर वाले की कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी। तो जब इकोनॉमी में डीप रिसेशन होता है तो प्राइवेट सेक्टर वाला वैसे ही बाहर है, तो फिर तो वो और क्या ही क्राउडिंग आउट होगी। तो डीप रिसेशन में तो कह रहा है क्राउडिंग आउट होने की संभावनाएं कम है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाला तो ऑलरेडी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। तो क्लियर है पूरा? चलो तो एक लंबी गहरी सांस ले लो, बस इसके 20 क्वेश्चन हैं वो यहीं पे कर लेते हैं फटाफट डिस्कस। चलो तो यहाँ से करते हैं शुरू, आइए जी देखते हैं क्या कह रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फिस्कल पॉलिसी रिफर्स टू, ठीक है, तो जल्दी जल्दी पढ़ के बताना है फिस्कल पॉलिसी का क्या मतलब है। यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, taxation and borrowing to influence the level of economic activity. Government activity relating to use government spending for supply of essential goods. Use of government spending, taxation, borrowing for reducing the fiscal deficit. A and B above. A, तो फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन थी एग्जैक्ट सेम कि सरकार इकोनॉमिक एक्टिविटी के लेवल को इन्फ्लुएंस करने के लिए खर्चा, टैक्स और बोरिंग, तीन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती है। सेकंड है इफ रियल जीडीपी इज कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग, तो मान लो जीडीपी कम हो रहा है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, बेरोजगारी बढ़ रही है ना, मतलब बुरे हालात। द एप्रोप्रिएट पॉलिसी शुड बी, तो बताओ सरकार को क्या करना चाहिए, इंक्रीज टैक्स करे, नहीं, डिक्रीज बोथ टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नहीं, डिक्रीज टैक्स एंड इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, है ना, बिल्कुल सही, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगानी पड़ेगी। सी, उसके बाद थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू अकर व्हेन एन इकोनॉमी इज इन एक्सपेंशनरी फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। तो इसमें आपको बिजनेस साइकिल चैप्टर का भी थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हो कि अगर एक्सपेंशनरी फेज पर है इकोनॉमी, बढ़ते हुए फेज में है, तो फिर क्या होगा। तो बताओ 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप वैसे ही बता दो ABCDEFG में से कि क्या क्या होगा। तो पहले तो बताओ ए होगा राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नहीं, फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट, राइजिंग इन्फ्लेशन रेट होगा, प्राइस भी बढ़ेंगे, है ना, डिफ्लेशन नहीं होगा, फॉलिंग वेजेस फॉर वर्कर, फॉलिंग नहीं होंगी, इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू सरकार का होगा, है ना, कभी इकोनॉमी बढ़ रही है और फॉलिंग टैक्स रेवेन्यू नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन फिट हो गया, बी, सी और एफ। तो बी, सी और एफ किस में है, बी, है ना, क्योंकि बी हो रहा है, सी हो रहा है और एफ हो रहा है ना। तो ऑप्शन बी में आपको तीनों दे रखे हैं, बी, सी और एफ। उसके बाद फोर्थ, ड्यूरिंग रिसेशन फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स, तो रिसेशन के दौर में सरकार को क्या करना चाहिए, इंक्रीज टैक्स तो नहीं, डिक्रीज टैक्सेस, है ना, क्योंकि डिक्रीज टैक्स से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। और सी वाले में आधा सही था लेकिन आधा गलत। उसके बाद 5, अकॉर्डिंग टू कीन्स व्हेन वी हैव इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन का दौर है तो इफेक्टिव फिस्कल पॉलिसी शुड नॉट इंक्लूड, क्या नहीं होना चाहिए, इंक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स, तो होना चाहिए, इन्फ्लेशन में तो सरकार टैक्स बढ़ाएगी, ये तो होना चाहिए, डिक्रीज एग्रीगेट डिमांड, ये भी होना चाहिए क्योंकि डिमांड सरकार कम करेगी, इंक्रीज गवर्नमेंट परचेजेस, सरकार के खर्चे इंक्रीज होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर सरकार अपने खर्चे बढ़ाएगी तो फिर इससे डिमांड और बढ़ जाएगी, और हम तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन पे, तो इन्फ्लेशन में सरकार का मोटो क्या होना चाहिए, डिमांड कम करने का, है ना। तो उसने क्वेश्चन नहीं पूछा था कि सरकार को क्या नहीं करना चाहिए, तो सरकार को अपने खर्चे नहीं बढ़ाने चाहिए। तो आपको इसमें नहीं वाला बताना था ऑप्शन, क्या होना चाहिए नहीं पूछ रहा था, कोई पूछा था क्या नहीं होना चाहिए। तो सरकार को अपने एक्सपेंडिचर्स नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि इससे तो नहीं तो फिर और इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद 6 है, कीन्स बिलीव दैट, कीन्स का क्या विश्वास था, फिस्कल पॉलिसी कैन हैव पावरफुल इफेक्ट इन ऑल्टरिंग एडी एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। B, when the economy is in operating at less than full employment levels and when there is need to offer stimulus to demand, fiscal policy is of great use. C, wages are flexible and therefore business fluctuations will automatically be adjusted. या D, A and B above. तो A तो सही था कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो डिमांड को चेंज करने के, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को चेंज करने के बहुत ही पावरफुल इफेक्ट रखता है, ये तो बात सही है। और बी भी सही है वैसे, क्योंकि कीन्स ने यही तो एज्यूम करा था कि अगर इकोनॉमी लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ऑपरेट करती है तो ऐसे में डिमांड को बढ़ाने के लिए फिस्कल पॉलिसी ग्रेट यूज की होगी। बाकी सी जो लिखा है वो गलत लिखा है, उटपटांग बात की वेजेस फ्लेक्सिबल है तो इसीलिए बिजनेस फ्लक्चुएशंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी, तो ऐसा तो कुछ नहीं कीन्स ने कहा। तो ए और बी दोनों बातें जो है कीन्स ने जो कही थी वो सही दे रखी। उसके बाद 7th है, विच ऑफ द फॉलोइंग में इंश्योर ए डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। तो ये आप बताओ एडी किससे कम होगा, क्या करने से एडी कम होगा, ए से, बिल्कुल सही, क्योंकि सरकार खर्चा कम कर देगी और टैक्स बढ़ा देगी तो एडी कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8th, रिसेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कह रहा है रिसेशन का बताओ क्या होता है, रिसेशन, रिसेशन में क्या होता है पूछ रहा है, रियल इनकम कम होगी, है ना, मतलब सब कुछ कम होगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। ए में ये गलत था, बी में ये गलत था और डी में ये गलत था। तो रिसेशन में इनकम भी कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। 9th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, कह रहा है इनमें से बताओ फिस्कल पॉलिसी का एग्जांपल क्या है, क्या है फिस्कल पॉलिसी का एग्जांपल, तीनों, क्योंकि टैक्स भी है, खर्चा भी है ना, तो ये तीनों ही फिस्कल पॉलिसी के एग्जांपल है। उसके बाद 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इलस्ट्रेट ए रिकॉग्निशन लैग, देख लो नोट्स में से रिकॉग्निशन लैग कौन सा था, टाइम रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट पॉलिसी, टाइम रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई टू पास अ लेजिस्लेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द नीड फॉर द पॉलिसी चेंज, या टाइम रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द आउटकम ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सी, हाँ ज़्यादा एप्ट है, क्योंकि टाइम रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ पॉलिसी चेंज, तो ये हो गया रिकॉग्निशन लैग, बिल्कुल सही। 11, an expansionary fiscal policy taking everything else constant would in the short run have the effect of, कह रहा है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बताओ, रिलेटिव लार्जर इंक्रीज इन जीडीपी, ठीक है ये तो होगा, स्मॉलर इंक्रीज इन प्राइस, ये भी होगा। बी में लिखा है रिलेटिवली लार्ज इंक्रीज इन प्राइस एंड रिलेटिवली स्मॉलर इंक्रीज इन जीडीपी, तो ये गलत लिखा है, मतलब एक्चुअल में जीडीपी ज़्यादा बढ़ता है और प्राइस थोड़े कम बढ़ते हैं, तो ए ही सही लिखा है, बाकी सी और डी देख लेते हैं, गलत ही होंगे वैसे तो। कह रहा है जीडीपी और प्राइस दोनों बराबर बढ़ते हैं और कह रहा है जीडीपी और प्राइस बढ़ेंगे स्मॉलर प्रोपोर्शन, तो मतलब गलत ही कह रहा है, तो ए ही ऑप्शन सही दिया था पहले कि जीडीपी थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा लेकिन प्राइस थोड़ा कम बढ़ेगा, ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के दौरान देखा जाता है, तो ये आप नोट कर लेना आंसर इन केस नहीं लिखा था तो। फिर है 12th, स्टेट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट की कहानी याद करके सोच के फिर बताना है कि क्या होगा, क्या सही है। A decline in private spending may be partially or completely offset by the expansion of demand resulting from increase in government expenditure. तो ये तो true है। Second कह रहा है crowding out effect is the negative effect fiscal policy may generate when the money from the private sector is crowded out to public sector. सही कह रहा है, इसलिए वो वाला पॉइंट है जो आपको बताया था कि फिस्कल पॉलिसी की इफेक्टिवनेस कम भी हो सकती है और इनफैक्ट लॉन्ग रन में इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब उल्टा भी पड़ सकती है, कम भी हो सकती है। तो क्राउडिंग आउट का नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जो पैसा है वो क्राउड आउट हो गया और सरकार का पैसा लग रहा है, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, तो ये बात सही है वैसे। Third, when spending by government in the economy increases, government spendings will be crowding out. False, क्योंकि government spending crowd out नहीं होती, private spending crowd out होती है। Crowding out का मतलब ये था ना कि private spending crowd out होती है। और fourth, private investments, especially the ones which are interest sensitive, will be reduced if interest rate rise due to increase spending by government. ये भी अच्छा पॉइंट है, बताया था, ट्रू है वैसे, कि जब सरकार अपने खर्चे बढ़ाती है तो उससे फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, तो ऐसे में फिर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं खासकर जो इंटरेस्ट सेंसिटिव है, मतलब कि जब वो इंटरेस्ट रेट्स देखते हैं कि बढ़ गया तो फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, है ना, तो ये बात ट्रू है, ये ऐसे ही होता है क्राउडिंग आउट कि सरकार जब अपने खर्चे बढ़ाती है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने की वजह से फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स पीछे हट जाते हैं, तो ये बात भी ट्रू है। तो मतलब पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है और चौथा ट्रू है, सी, तो ये आप सी लिख लेना। उसके बाद 13, विच ऑफ द पॉलिसी इज लाइकली टू शिफ्ट एन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड कर्व टू द राइट, मतलब किससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, बताओ किस पॉलिसी से एडी बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग से तो बढ़ जाएगा, डिक्रीज इन टैक्स से भी बढ़ जाएगा और टैक्स कट अलॉन्ग विद इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर से भी तीनों से बढ़ जाएगा। 14th,
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कह रहा है गलत बताओ। ए प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स सिस्टम इंश्योर्स इकोनॉमिक ग्रोथ विद स्टेबिलिटी बिकॉज इट डिस्ट्रीब्यूट्स द बर्डन ऑफ टैक्सेस अनइक्वली। तो यही गलत लग रहा है, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करता है विद स्टेबिलिटी बिकॉज इट डिस्ट्रीब्यूट्स द बर्डन ऑफ टैक्स अनइक्वली। बताओ। और बी केयरफुली प्लान्ड पॉलिसी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम फ्रॉम रिच टू द पुअर सेक्शन, ये तो सही है। देयर आर पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी सच दैट ए पॉलिसी डिजाइन टू अचीव वन गोल में एडवर्सली इफेक्ट अनदर, ये भी सही है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। डी इंक्रीज इन द साइज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग रिसेशन में पॉसिबली क्राउड आउट प्राइवेट स्पेंडिंग, ये भी सही है। तो पहले ही गलत दे रखा है, क्योंकि प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स सिस्टम से इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर नहीं होती। ये तो किसका पॉइंट लिखवाया था, इससे तो इनकम इनइक्वालिटी कम होती है। चेक करो प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स किस में लिखवाया था पॉइंट आपको, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, है ना। तो प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स सिस्टम से इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर नहीं होगी, उससे तो बल्कि क्या इंश्योर होगा, इनकम इनइक्वालिटी। और बाकी तीन सही भी थे, तो आप ऐसे भी नहीं लिख सकते थे। उसके बाद 15 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आप बस करेक्ट बता देना कौन सा करेक्ट है। नंबर 1 फिस्कल पॉलिसी सेड टू बी कॉन्ट्रैक्शनरी व्हेन रेवेन्यू इज हायर देन स्पेंडिंग, दैट इज गवर्नमेंट बजट इज इन सरप्लस। ट्रू, क्योंकि सरप्लस का मतलब है खर्चा कम है। Other things constant, if fiscal expansion will raise the interest rate and crowd out some private investment, ये तो true, ये तो भी पढ़ेंगे। During inflation, new taxes will be levied and the rate of existing taxes are raised to reduce disposable income. Inflation में सरकार टैक्स बढ़ा देती है। हाँ, भाई इन्फ्लेशन के दौरान सरकार क्या करती है, टैक्स बढ़ा देती है ताकि डिमांड कम हो जाए। और फोर्थ, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडवोकेटेड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। कह रहा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को एडवोकेट करते थे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। नहीं, तो ये गलत है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऐसा कोई भी एडवोकेट नहीं करते। तो मतलब ये जो कोटेशन दे रहा है ये गलत दे रहा है, तो ये मतलब आप याद रखना। तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को ऐसा एडवोकेट नहीं करते थे, ये तो बाद में डेवलप हुआ। तो इसका मतलब 4 को छोड़ के बाकी 3 सही थे। उसके बाद 16 व्हाइल रिजॉर्टिंग टू एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कि अगर आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाते हो तो क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। द गवर्नमेंट में पॉसिबली हैव बजट सरप्लस, तो नहीं। द गवर्नमेंट में रन इनटू बजट डेफिसिट बिकॉज टैक्स कट्स रिड्यूस इनकम एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड, तो यही होगा। क्योंकि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब है सरकार टैक्स कम करेगी और खर्चा बढ़ाएगी, तो खर्चा बढ़ाने से सरकार का बजट डेफिसिट क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। 17 कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, सरकार खर्चे कम कर रही है, तो पूछ रहे हैं क्या होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर, तो गलत हो गया। इंक्रीज इन एडी भी गलत हो गया। इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम थ्रू टैक्स रेट भी गलत हो गया। डिजाइन टू रिस्ट्रेन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग एन इन्फ्लेशनरी फेज, बिल्कुल सही। तो इन्फ्लेशन के दौरान सरकार अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटियों को रोकती है, यानी कम करती है, और इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो समझ आ रहा है पॉइंट। फिर 18 व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज डेलिबरेटली रिड्यूस्ड, सरकार अपने खर्चे अगर कम कर रही है तो पूछ रहे हैं द गवर्नमेंट इज रिजॉर्टिंग टू कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, द गवर्नमेंट इज रिजॉर्टिंग टू एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ये तो गलत हो गया। ट्राइंग टू लिमिट द एग्रीगेट डिमांड टू सस्टेनेबल लेवल्स, या एएनसी बोथ, एएनसी बोथ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी भी है ये, और सरकार एडी को रोकना भी चाह रही है। फिर 19 इंक्रीज इन पर्सनल इनकम टैक्स, अगर सरकार पर्सनल इनकम टैक्स बढ़ा देगी तो बताओ। रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम लीडिंग टू फॉल इन कंजम्पशन एंड स्पेंडिंग, ये तो होगा। डिजायरेबल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और व्हेन देयर इज एक्सेस लेवल ऑफ एडी, ये भी बात सही है कि जब इन्फ्लेशन हो तब इसको करना चाहिए। और सी इज टू कॉम्पनसेट द डेफिशिएंसी इन इफेक्टिव डिमांड बाय बूस्टिंग एग्रीगेट स्पेंडिंग, तो ये गलत है, क्योंकि इनकम टैक्स बढ़ाने से एग्रीगेट डिमांड तो नहीं बढ़ेगी, तो इसका मतलब सिर्फ ए एंड डी सही है। उसके बाद 20 व्हाइल द गवर्नमेंट रिजॉर्ट्स टू डेलिबरेट फिस्कल पॉलिसी इट मे नॉट अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन पब्लिक वर्क, B rate of personal income tax and corporate tax, C government expenditure on goods and services purchased by government, या D rate of interest prevailing in the economy। तो भाई देखो फिस्कल पॉलिसी में खर्चा भी एक इंस्ट्रूमेंट है, टैक्स भी एक इंस्ट्रूमेंट है ना। ये तीनों तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन क्या इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सरकार किसको मैनिपुलेट नहीं करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सरकार के हाथ में नहीं ना, वो तो आरबीआई का टूल हो गया। उसके बाद 21 विच ऑफ द फॉलोइंग फिस्कल रेमेडी वुड यू एडवाइस व्हेन एन इकोनॉमी इज फेसिंग रिसेशन, तो क्या है रिसेशन में बताओ क्या करोगे, तो बताओ। द गवर्नमेंट में कट इंटरेस्ट रेट्स, तो ये तो यही गलत हो गया, सरकार तो इंटरेस्ट रेट करती नहीं कुछ। द गवर्नमेंट में कट टैक्सेस टू इंक्रीज एडी, यही करेगी, टैक्स कम करती है। रिसेशन के दौरान सरकार क्या करती है, टैक्सेस कम करती है ताकि एडी बढ़ जाए।
और अगर सी पढ़ोगे भी तो भी गलत ही होगा। कह रहा बैलेंस बजट फॉलो कर लो, है ना। और लास्ट 22 में पूछ रहा है वाइल इफ गवर्नमेंट कॉम्पीट विद द प्राइवेट सेक्टर टू बोरो मनी फॉर सिक्योरिंग रिसोर्सेज फॉर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। कह रहा है अगर मान लो सरकार प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पीट करने के लिए बोरो कर रही है मान लो पैसा फॉर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, तो इससे ए इज लाइकली दैट इंटरेस्ट रेट्स विल गो अप एंड फर्म्स मे नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट, है ना, ये तो होगा, अभी पढ़ा था आपने। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं जब सरकार ज़्यादा बोरो करेगी, अगर या ज़्यादा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करेगी, खर्चे ज़्यादा करेगी, तो उससे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं। इज लाइकली दैट इंटरेस्ट रेट विल गो अप एंड द इंडिविजुअल्स टू मे बी रिलक्टेंट टू बोरो एंड स्पेंड। तो ये भी बात सही है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो लोग फिर लोन लेना कम करेंगे, या थोड़ा सा रिलेक्टेंट का मतलब है हिचकिचाएंगे। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो आप लोन लोगे या नहीं लोगे, नहीं लोगे, है ना, तो आप भी हिचकिचाओगे। और सी में लिखा है इट इज लाइकली दैट इंटरेस्ट रेट्स विल गो अप एंड द डिजायर्ड इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड मे नॉट बी रियलाइज्ड। तो ये भी बात सही है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे और जो एग्रीगेट डिमांड का डिजायर्ड इंक्रीज होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो मतलब तीनों ही बातें बेसिकली सही दे रखी थी। तो ये भी आप मार्क कर सकते हो या लिख सकते हो कि भाई अगर सरकार कॉम्पीट करती है प्राइवेट सेक्टर से बोरो करने के लिए मनी और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी सिक्योर करती है, तो फिर तीनों बातें मतलब सही दे रखी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो बाकी एक बार आप भी रिवाइज करना, बिना देखे क्वेश्चंस करने की कोशिश करना नोट्स को पढ़ने के बाद, ठीक है ना। चलो तो कंप्लीट हो गया पूरा।